नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत उस समस्या के साथ करते हैं जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। उत्तराखंड में अक्सर ये बात आपको सुनने को मिलती होगी कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, अधिकारी मंत्रियों की भी नहीं सुनते। ऐसी ही तस्वीर आज भी सामने आई। मामला उधम सिंह नगर के डीएम का हो या फिर शासन के टॉप सचिवों का, बुधवार को एक बार फिर वही हुआ जो अक्सर होता आया है। मंत्री जी आए लेकिन अधिकारी नहीं पहुंचे। आपको बता दें, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कुंभ की तैयारियों को लेकर सचिवालय में एक मीटिंग बुलाई थी। दोपहर 12:30 बजे ये मीटिंग होनी थी, लेकिन कुछ सचिव पहुंचे, कुछ नहीं पहुंचे, जिस पर मंत्री नाराज हो उठे। उन्होंने फोन पर मुख्य सचिव से शिकायत की और कहा कि ऊर्जा, पेयजल, सिंचाई जैसे विभागों के सचिव नहीं आएंगे तो काम कैसे होगा। सचिव शहरी विकास को फटकार भी लगाई उन्होंने और कहा कि अगर एक हफ्ते पहले मीटिंग की बात कहने के बाद भी ये हाल रहेगा तो वो आगे मीटिंग कैसे करेंगे। 2 मिनट के भीतर ही मंत्री मीटिंग से उठ गए और बाहर चले गए। मदन कौशिक ने कहा कि ऐसे हालात में मीटिंग नहीं हो सकती। हालांकि जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि मंत्री की भी अधिकारी नहीं सुनते, तो मंत्री जी कहने लगे कि कुछ अधिकारियों को सूचना नहीं मिली थी। आप इसे गंभीरता से नहीं ले रहे तो किसे गंभीरता से लेंगे आप? बैठक बुलाने का औचित्य क्या है? क्यों बुलाई जा रही है? 4 दिन पहले बैठक की एजेंडा जारी हुआ और आप बैठक में रहने के लिए भी तैयार नहीं है तो सचिव क्या काम करेंगे? अगर सचिव नहीं आएंगे मैं बैठक नहीं, ठीक नहीं है स्थिति। भाई आप क्यों नहीं आते अधिकारी जब बैठक में हमने बैठक बुलाई? क्या मतलब अधिकारी का नाम है? अगर अधिकारी को नहीं समझ आने का तो क्यों बुलाऊंगा बैठक? तो मुझे जरूरी समीक्षा करनी। सीवर का काम चल रहा है, जैसे पेयजल के काम चल रहे हैं, जैसे कुछ सिंचाई विभाग के काम चल रहे हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी के काम चल रहे हैं, उनकी समीक्षा के लिए बैठक थी। लेकिन संभवतः क्या सूचना नहीं हो पाई, इसलिए जो सचिव थे वो नहीं आ पाए, इसलिए बैठक को स्थगित किया गया। तो बैठक में सचिव स्तर के अधिकारियों की मनमानी का ड्रामा हुआ तो कांग्रेस को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारियों पर मुख्य सचिव के आदेश और मुख्यमंत्री के सख्त रवैये का भी असर नहीं, और ऐसे में साफ है कि अधिकारी किसी की भी सुनने को तैयार नहीं। हालत ये है कि चीफ सेक्रेटरी द्वारा एक शासनादेश जारी किया जाता है। कहा जाता है कि सांसद और जो विधायक हैं उनके लिए जो प्रोटोकॉल की व्यवस्था है तदनुसार सरकार अधिकारी कृत करने का काम करे। मुख्यमंत्री जी ने भी जो है अधिकारियों को इस दिशा में जो है कड़े निर्देश देने का काम किया, लेकिन ना तो चीफ सेक्रेटरी के शासनादेश का कोई असर हो रहा है और न ही मुख्यमंत्री जी के जो कड़े तेवर है उसका कोई असर हो रहा है। हालांकि ये शिकायत किसी एक सरकार में नहीं और ना ही किसी एक मंत्री के साथ है। तो कई अलग अलग मंत्रियों की तरफ से ये शिकायत आती रही है, बात चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, कि अधिकारी उत्तराखंड के सुनते नहीं मंत्रियों की। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से ये खबर, जहां पर आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अखाड़ा परिषद की बैठक बुलाई। इस बैठक में कुंभ को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि कुंभ के काम में कोरोना की वजह से 2.5 महीने की देरी हो चुकी है, लेकिन कुंभ का आयोजन उसी वक्त होगा जो पहले से तय है। बैठक में अखाड़ों के स्थायी निर्माण को लेकर आज बातचीत हुई। कोरोना के कारण 2-2.5 महीने काम व्यस्त नहीं हो पाया, तो अब उस पर काम में तेजी लाई जाए। एक जो भ्रम था कि मेला 2022 में होगा, आज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि मेला 2021 में ही होगा, अपने नियत समय से होगा और कार्य में तेजी ले जाएगी। रोड है, बिजली है, पानी है, अखाड़ों के जो मार्ग हैं जहां अतिक्रमण वो हटाए जाएंगे और सारे अधिकारी अब काम में लगेंगे। अखाड़ों के स्थायी के निर्माण के लिए जैसे कुठार घर है, जहां भोजन भंडारा है, जहां संत महात्मा बैठ के भोजन करेंगे, उसके लिए भी पहली किस्त शायद 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, बहुत जल्दी जा रही है। काम शुरू हो जाएगा, फिर दूसरी किस्त और बाद में। और आज की एक और बड़ी खबर, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चिट्ठी लिखी है। आईटी सेक्टर में निवेश का अनुरोध उनसे किया गया है। भारत में निवेश की योजना में उत्तराखंड को भी शामिल करें, उत्तराखंड को तरजीह दें, ये इस चिट्ठी में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात का जिक्र किया है। छोटे शहरों में भी आईटी की काफी संभावनाएं हैं, ये सीएम ने लिखी है चिट्ठी में बात।
सरकार हर सहयोग के लिए, हर मदद के लिए तैयार है। एक तरफ कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई है। उत्तराखंड को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि खासकर पर्यटन उद्योग हो या फिर दूसरे उद्योग, उसे धक्का पहुंचा है और ऐसे में निवेश की बहुत जरूरत है। और इसी वजह से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में निवेश के लिए सुंदर पिचाई को एक चिट्ठी लिखी है। इधर रुद्रप्रयाग में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, दमदार असर हुआ। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि केदारनाथ धाम की खड़ी चढ़ाई वाले सीढ़ीदार रास्तों पर एक ट्रैक्टर द्वारा खतरनाक तरीके से सामान ले जाया जा रहा है, जिसमें मजदूरों के साथ ही कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। ये ट्रैक्टर बीते कई सालों से केदारनाथ पैदल मार्ग में बिना किसी अनुमति के चल रहा है। न्यूज 18 ने यह तस्वीर भी दिखाई थी, जिसके बाद डीएम ने इस पर संज्ञान लिया और पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसपी रुद्रप्रयाग ने बताया कि केदारनाथ मार्ग में चल रहे दोनों ट्रैक्टर को गौरीकुंड वापस ले जाया गया है और दोनों ट्रैक्टरों का चालान भी किया गया है। इनको वापस सोनप्रयाग लाया गया और इनका चालान किया गया और दोनों संस्थाओं को, कार्यदायी संस्थाओं को हिदायत दी गई कि भविष्य में ट्रैक पे ट्रैक्टर ना जाए, विशेषकर जब तक ये यात्रा चल रही है, जिससे कि कोई ऐसी संभावना ना रहे कि कोई दुर्घटना। पिथौरागढ़ से खबर, तांगा में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। 7 शव निकाल लिए गए हैं मलबे से, 4 लोगों की तलाश अब भी जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सर्च ऑपरेशन चला रही है। आईटीबीपी और पुलिस भी सर्च ऑपरेशन में शामिल है। तो यहां बादल फटने के बाद 5 मकान जमींदोज हो गए थे, मलबे के नीचे दब गए थे। कुल 11 लोग मलबे में दब गए थे, जिनमें से अभी भी 4 लोगों की तलाश चल रही है। बाकी की डेड बॉडी निकाल ली गई है। सोमवार रात को विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर दीवार गिरने के मामले में आज एक नया मोड़ आया। अभी तक आकाशीय बिजली को दीवार गिरने की वजह बताया जा रहा था, लेकिन हर की पैड़ी के आसपास रहने वाले कई लोगों ने कहा कि आकाशीय बिजली गिरते नहीं देखा उन्होंने। इन लोगों ने बताया कि यूपीसीएल गैस पाइपलाइन डालने के लिए सड़क खोदी गई थी और खुदी हुई सड़क में पानी भर गया, जिसकी वजह से ये दीवार ढह गई। हालांकि इस हादसे की जांच के लिए हरिद्वार जिलाधिकारी ने एक जांच समिति का गठन किया है। ये सब अफवाहें, न बिजली गिरी है न कोई बादल फटा है। ये पानी, ये यहाँ पे जो पानी तेज बारिश हुई, पानी निकास के लिए कहीं से जगह नहीं मिली, इस कारण ये पानी दीवार में गया और दीवार में रिश्ता हुआ, ये दीवार को उस साइड में गिरा दिया गया। 3-3 बजे आई बारिश हो रही थी बहुत तेज, तो ये धमाका हुआ। हम बाहर निकल के देखा कि वहाँ क्या किसका धमाका हुआ है, देखा कि ये दीवार गिरी हुई है। ये कहा जा रहा है कि आकाशीय बिजली गिरी है, बिजली गिरी है। नहीं, ये बिजली विजली कुछ नहीं गिरी है, बिजली अपने आप दीवार पानी की वजह से दीवार गिरी है। और खबर बागेश्वर से, जहां कपकोट इलाके में 2 शव मिलने के बाद सनसनी मच गई। युवक और एक महिला का शव यहां पर बरामद हुआ है। पेड़ से लटका मिला शव, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। उधर टिहरी में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, चालक घायल है। चालक को एम्स ऋषिकेश भेजा गया। नरेंद्र नगर के बगड़धार के पास ये घटना घटी है। कीर्तिनगर से दिल्ली जा रही थी ये कार और हादसे का शिकार हुई। इधर हाईकोर्ट से 4 धाम देवस्थानम एक्ट को हरी झंडी मिलने के बाद अब देवस्थानम बोर्ड में बाकी सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। दूसरी ओर सरकार ने एक बार फिर तीर्थ पुरोहितों को मौका दिया है कि वो आगे आएं और अपनी शंकाओं का समाधान, सरकार के सामने अपनी शंकाओं को रखें, अपने सवालों को रखें और उसका जवाब दिया जाएगा। देवस्थानम एक्ट के अस्तित्व में आने के बाद 20 फरवरी को देवस्थानम बोर्ड के गठन को भी राज्यपाल ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन इस बीच मामला हाईकोर्ट में चला गया और पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है बोर्ड गठन की वो रुक गई थी। मंगलवार को हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया, जिसके बाद एक बार फिर से बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। बोर्ड के कार्यालय के लिए भी ऋषिकेश में जमीन तलाशने का काम तेज कर दिया गया है। दूसरी तरफ सरकार ने भी पंडा पुरोहितों, हकधारियों को एक और मौका देते हुए लचीला रुख दिखाया। पंडा पुरोहितों ने बातचीत की पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सरकार अगर देवस्थानम बोर्ड में उनके सुझावों को लेती है तो ये एक सकारात्मक पहल होगी।
देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर सभी श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा खुलने की बात सामने आ रही है। देवस्थानम बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन का बयान सामने आया। सितंबर से सभी यात्रियों के लिए यात्रा खोलने पर विचार चल रहा है। कोविड की परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सितंबर से मुमकिन है कि आम श्रद्धालुओं के लिए भी यात्रा खोल दी जाए। इधर उत्तराखंड का एक और लाल देश की मिट्टी के नाम चला गया, शहीद हो गया। उधम सिंह नगर के किच्छा गोरी कला गांव के रहने वाले शहीद देव बहादुर का बुधवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। देव बहादुर शनिवार को लेह लद्दाख में सीमा पर गश्त करते हुए लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुए थे। बुधवार को उनका शव उनके गांव किच्छा गोरी कला पहुंचा, जहां घर वालों और पड़ोसियों ने नम आंखों के साथ अपने 24 साल के शहीद बेटे को अंतिम विदाई दी। सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य भी शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। शहीद देव बहादुर भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा थे। देखिए, शहीद देव बहादुर जी की अजीब मृत्यु हुई है। निश्चित रूप से हम सब दुखी हैं। हम सब उन्हें श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित करते हैं, उनको नमन भी करते हैं, वंदन भी करते हैं, और वो अमर हो गए देश के लिए। इधर बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला का गुस्सा उधम सिंह नगर जिले के डीएम नीरज खैरवाल को लेकर कम नहीं हो रहा। शुक्ला डीएम से इतने नाराज हैं कि अब विधानसभा में विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की बात कह रहे हैं। विधायक ने इसे लेकर एक चिट्ठी विधानसभा अध्यक्ष को लिखी है, जिसमें विधायक ने लिखा है कि 17 जुलाई को प्रभारी मंत्री मदन कौशिक की बैठक के दौरान उन्होंने अपनी विधानसभा में विकास कार्य संबंधी एक सवाल डीएम से पूछा था, जिस पर डीएम ने विधायक की याददाश्त कम होने की बात कही, जिसके बाद बीजेपी विधायक बैठक बीच में छोड़कर ही बाहर निकल गए थे। उधर देहरादून के आरटीओ विभाग में हुए फर्जी तबादले लेटर में पुलिस जांच पूरी हो चुकी है। मामले में पुलिस ने जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है, जिसमें फर्जी तबादले मामले में पुलिस ने आरोपी कुलबीर सिंह, जिसने ये फर्जी ट्रांसफर लेटर तैयार किया था, और अपर आयुक्त सुधांशु गर्ग की मिलीभगत का होना पाया है। पुलिस जांच के दौरान ये भी पता चला कि इन अधिकारी और आरोपी के बीच पिछले लंबे समय से ट्रांसफर को लेकर बातचीत भी चल रही थी। आपको बता दें, पुलिस ने फर्जी लेटर बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबर नैनीताल से, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार के अपर मुख्य सचिव, रजिस्ट्रार समेत दूसरों लोगों को नोटिस जारी किया है। 17 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का वक्त दिया गया है। दिवाकर चमोली ने जनहित याचिका दाखिल की थी। अवैध नियुक्ति को निरस्त करने के साथ कार्रवाई की मांग की गई थी। 2017 में अनिता रावत को रजिस्ट्रार तकनीकी बनाया गया था और इसी को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई थी। उधर पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमितों की फर्जी लिस्ट वायरल करने पर हेल्थ डिपार्टमेंट ने एफआईआर दर्ज कराई है। असल में सोशल मीडिया पर 32 कोरोना संक्रमितों के नाम के साथ एक लिस्ट वायरल हो रही थी, जिससे लोगों में दहशत मच गई। हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि ये लिस्ट एक कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए लोगों की है, लेकिन किसी ने इसके साथ छेड़खानी की और सोशल मीडिया पर इस लिस्ट को इस तरह से वायरल किया जैसे कि ये सभी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। चलिए बात देहरादून के कोरोना अपडेट की कर लेते हैं। जिले में आज कोरोना के 51 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या अब 1211 हो चुकी है। एक्टिव केसेस की संख्या यहां पर 340 है। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तमाम तरह की कवायदें हो रही हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसका असर फिलहाल मामलों के बढ़ते रफ्तार पर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।